नमस्कार प्यारे साथियों, जय श्री कृष्णा। कृष्णा क्लासेज यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे साथियों, यदि आप राजस्थान हाई कोर्ट एवं रीट मेंस की तैयारी कर रहे हो तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। प्यारे साथियों, जो भी साथी चैनल पर पहली बार आया हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइबर कर लेना। साथियों, यह क्लास राजस्थान हाई कोर्ट एग्जाम के परीक्षा पैटर्न पर आधारित एक मॉडल टेस्ट पेपर है, जिसमें सिलेबस पर आधारित राजस्थान जीके एवं हिंदी व्याकरण से महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो परीक्षा के लिहाज से बहुत ही उपयोगी है साथियों। तो बने रहिए साथियों क्लास के एंड तक। साथ ही क्लास को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना साथियों। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं क्लास को। और यह रहा आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, चार वेद जो राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है, कहाँ की प्रसिद्ध है साथियों। क्वेश्चन है, चार वेद शैली राजस्थान की प्रचलित लोक गायन शैली है जो कहाँ की प्रसिद्ध है। जैसलमेर, टोंक, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर। तो चार वेद शैली कहाँ की हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने टोंक डिस्ट्रिक्ट की। कहाँ की हो जाएगी, टोंक डिस्ट्रिक्ट की। और ये जो चार वेद शैली है, ये मूल रूप से अफगानिस्तान की क्या है, अफगानिस्तान की लोक नाट्य शैली है, जो टोंक जिले में बहुत लोकप्रिय हुई। क्यों? क्योंकि ये टोंक जिला है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं नवाबों की नगरी। क्या कहते हैं, नवाबों की नगरी। अब नवाबों ने क्या किया था यहाँ पे, क्योंकि इस शैली को नवाबों ने क्या किया था, संरक्षण दिया था। क्या क्या किया था, संरक्षण दिया था। इसीलिए ये चार वेद शैली टोंक में क्या हुई, बहुत लोकप्रिय एवं प्रसिद्ध हो गई। टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत है। क्या है, मुस्लिम रियासत। साथ ही टोंक की स्थापना कब हुई थी, 1806 ईस्वी में। किसने की थी, अमीर खां पिंडारी। कौन थे, अमीर खां पिंडारी। और 1817 में इसने क्या कर ली थी, अंग्रेजों से संधि। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, टोंक। चार वेद शैली कहाँ की प्रसिद्ध है, टोंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कौन सा संप्रदाय है, दाऊदी बोहरा। सिमलवाड़ा, गागरोन, सागवाड़ा, गलियाकोट। तो कहाँ हो जाएगा, राजस्थान में दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख उपासना स्थल कहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना गलियाकोट। और गलियाकोट कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर। कहाँ पड़ता है, डूंगरपुर। डूंगरपुर में माही नदी, माही नदी के तट पर। यहाँ पे सैयद फखरुद्दीन का मकबरा स्थित है। साथ ही यहाँ पे क्या पड़ता है, वार्षिक उर्स का आयोजन होता है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, गलियाकोट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर दक्षिणी विस्तार किस जिले का है, वह है। यानी राजस्थान में उत्तर से दक्षिण में विस्तार किस जिले का फैला हुआ है। यानी जब मैप में देखते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा उत्तर दक्षिणी विस्तार किस जिले का आता है, वो आता है अपना भीलवाड़ा जिले का। कौन से जिले का आता है, भीलवाड़ा जिले का। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है। साथियों यहाँ पे क्या पूछा है, मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा है। अपभ्रंश, डिंगल, हिंदी और मेवाड़ी। तो मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा अपना कौन सा हो जाएगा, डिंगल। मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप कौन सा हो जाएगा, डिंगल। ये मारवाड़ी बोली का साहित्यिक रूप है। साथ ही इसे नागरी लिपि में लिखा जाता है। कौन सी लिपि में, नागरी लिपि में। हिंदी भी कौन सी लिपि में लिखी जाती है, नागरी लिपि में। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता ये है क्योंकि इसमें चंपू शैली, यानी जो गद्य, एक तो होता है गद्य और एक होता है पद्य, इन दोनों का जो मिला जुला रूप होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, चंपू शैली। उस शैली का साहित्य भी इसमें क्या है, उपलब्ध है। और एग्जाम के तौर पे इसमें कौन सा साहित्य मिलता है, जैसे एक तो मिलता है डोला मरवण, वेली कृष्ण रुक्मणी, मूमल, रजियारा सोटे। ये किस में मिलते हैं, डिंगल शैली में। ठीक है, मारवाड़ी बोली की डिंगल शैली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रणकपुर जैन मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है। जो रणकपुर जैन मंदिर है वो किस नदी के तट पर स्थित है, माही, गंभीरी, भेड़च और मथाई। तो कौन सी नदी के तट पर हो जाएगा, रणकपुर जैन मंदिर। या रणकपुर जैन मंदिर कहाँ पे पड़ता है, ये पाली जिले में। कहाँ पे पड़ता है, पाली जिले में। और नदी कौन सी हो जाएगी, अपन से क्या पूछिए, नदी। तो नदी कौन सी हो जाएगी, मथाई। मथाई या इसका एक और नाम है मगई। मगई या मथाई नदी पर कौन सा मंदिर है, रणकपुर का जैन मंदिर। ठीक है, अब बात आ जाती है जैन मंदिर की। तो यहाँ पे अपन जैन धर्म से कुछ तथ्य देखते हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जैन धर्म में कितने तीर्थकर हुए थे, टोटल 24। जिसमें से प्रथम कौन थे, भगवान आदिनाथ। कौन थे,
भगवान आदिनाथ। और 24वें तीर्थंकर कौन थे? 24वें हुए थे अपने भगवान महावीर। कौन हुए थे? भगवान महावीर। और इस धर्म के अंदर, जैन धर्म में कुल 5 मूल सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं? मूल सिद्धांत, जिसे क्या कहते हैं? पंच महाव्रत। क्या कहते हैं? महाव्रत। ये पंच महाव्रत कौन कौन से हैं? एक तो है सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और एक ब्रह्मचर्य। कितने हो गए? 5, जिसमें से 4 तो पहले चले आ रहे थे, लेकिन जो ब्रह्मचर्य है वो, यानी ब्रह्मचर्य यानी वासना से दूर, ये किसकी देन है? ये भगवान महावीर की देन है, जो कि कौन से तीर्थ करते हैं? अंतिम या 24वें तीर्थ करते हैं। और इनका पालन सभी जैन अनुयायी किस लिए करते हैं? पवित्रता एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए। किसके लिए? पवित्रता एवं आध्यात्मिक उन्नति के लिए जैन अनुयायी इन 5 महाव्रतों का क्या करते हैं? पालन करते हैं। और वास्तविक रूप से देखा जाए तो वर्तमान समय में इनकी बहुत ज़्यादा क्या है? प्रासंगिकता, क्योंकि ये मानवतावादी और कल्याणकारी सिद्धांत है। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्त्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ठीक है। और इन्हीं गुणों को अपने जीवन में धारण कर इतिहास में महान महापुरुष हुए। जैसे गांधी जी ने क्या किया था? सत्य और अहिंसा धारण की। और ब्रह्मचर्य वाला किसने किया था? स्वामी विवेकानंद ने। अब गांधी जी इतिहास में बापू, राष्ट्रपिता के रूप में प्रसिद्ध हुए। और स्वामी विवेकानंद जो भारतीय नहीं अपितु पूरे विश्व में महान पुरुषों की श्रेणी में आते साथियों, क्योंकि इन्होंने क्या किया था? ब्रह्मचर्य की शिक्षा को आगे बढ़ाया था। ठीक है। और ये भारतीय युवाओं के लिए रोल मॉडल है, एक तरह से रोल मॉडल है। इनका जन्म कब मनाया जाता है? 12 जनवरी। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन है। और इसी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, किसको? 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में। इनका एक कोट है, उठो जागो जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो रुको मत। किसका है? स्वामी विवेकानंद का। और शिक्षा का उद्देश्य लक्ष्य उपयोग या एग्जाम तक सीमित नहीं है साथियों, बल्कि पूरे जीवन क्या करता है? साथ चलता है। पढ़ने लिखने और रटने नहीं, अपितु कुछ बातें ऐसी होती है जो समझकर अपने जीवन में क्या करनी होती है? धारण करनी होती है। क्योंकि इसी शिक्षा को आगे चलकर जीवन में हर पल क्या करना पड़ता है? जीवन में इसका उपयोग करना पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इसका राइट आंसर हो जाएगा मथई या मगई नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडलिया पहना जाता है। जो मांडलिया आभूषण है ये कहाँ पहना जाता है? शरीर के किस अंग में पहना जाता है? कलाई पर, गले पर, ललाट पर और भुजाओं पर। इसको तो सभी जानते हैं, कहाँ पहना जाता है? गले में। महिलाएं मांडलिया कहाँ धारण करती है? गले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? संकरिया नृत्य किससे संबंधित है? सहरिया, भीलों से, तेरताली या कालबेलिया। तो संकरिया नृत्य किससे संबंधित हो जाएगा? ये हो जाएगा एक कालबेलिया नृत्य है साथियों। ये कौन सा? संकरिया। और कालबेलियो यानी सपेरा जाति। कौन सी? सपेरा जाति। और सपेरा जाति के और नृत्य कौन कौन से हैं? जैसे एक तो हो गया संकरिया, एक बागड़िया, बागड़िया और इंडोनी, इंडोनी, एक चक्री। तो ये कौन किन के नृत्य हो जाएंगे? सपेरा यानी कालबेलियों द्वारा किए जाने वाले नृत्य हो जाएंगे। संकरिया, बागड़िया, इंडोनी, चक्री, ये किन के हो जाएंगे? सपेरा जाति यानी कालबेलियों के। और इनकी प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है? कालबेलिया नृत्यों की गुलाबो। कौन सी है? गुलाबो। गुलाबो ये कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। और कालबेलिया नृत्य को 2010 में, कब? 2010 में क्या किया था? विश्व विरासत यानी यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में क्या किया था? शामिल किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? जो खेजड़ी वृक्ष है इसकी पूजा किस पर्व पर की जाती है? गणगौर, तीज, होली, दशहरा। तो कब की जाती है? दशहरा के दिन किसकी पूजा होती है? खेजड़ी वृक्ष की। किसकी होती है? खेजड़ी वृक्ष की। और इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया। और इसे 1883 में, कब? 1983 में, 1983 में किसका दर्जा दिया था? राज्य वृक्ष का। राज्य वृक्ष का। किसे? खेजड़ी वृक्ष को। ठीक है। और लोक देवता गोगा जी का थान कौन से देवता? गोगा जी। गोगा जी का थान खेजड़ी वृक्ष के पेड़ के नीचे होता है। कहाँ पे होता है? खेजड़ी वृक्ष के पेड़ के नीचे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मणि चौपाई कौन सा ग्रंथ है? पद्मणि चौपाई किस भाषा में लिखित ग्रंथ है? ये जो पद्मणि चौपाई है ये कौन सी भाषा का ग्रंथ हो जाएगा? प्राकृत, डिंगल, राजस्थानी और अपभ्रंश। तो कौन सी भाषा का हो जाएगा? पद्मणि चौपाई ये हो जाएगा राजस्थानी भाषा का। कौन सी भाषा का हो जाएगा? ये राजस्थानी भाषा का। और ये पद्मणि चौपाई है ये किसके द्वारा लिखित है? ये लिखित है हेमरत्न, हेमरत्न द्वारा लिखित है। और इसमें राजपूत योद्धा एक तो थे गोरा, गोरा और बादल, और एक कौन थी? रानी पद्मिनी।
रानी पद्मिनी, चित्तौड़ की रानी पद्मिनी, उसका क्या मिलता है? गौरा बादल की वीरता, बलिदान एवं रानी पद्मिनी की पौराणिक सुंदरता। कौन सी सुंदरता? पौराणिक सुंदरता का वर्णन मिलता है किसमें? पद्मिनी चौपाई में। और किसके द्वारा लिखित है? हेमरत्न द्वारा, राजस्थानी भाषा में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थानी भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? साथियों, सत्य बताना है अपन को। राजस्थान के जननायक माणिक्यलाल वर्मा के बारे में कौन सा कथन सत्य है? माणिक्यलाल वर्मा, इनका जन्म बिजोलिया में हुआ था। बिल्कुल सही है साथियों। इनका जन्म कहाँ पे हुआ था? बिजोलिया में। इन्होंने अपना जीवन एक किसान के रूप में शुरू किया था, यह भी बिल्कुल सही है। वह बिजोलिया किसान आंदोलन से लंबे समय तक जुड़े रहे, यह भी बिल्कुल सही है। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री बने। साथियों, यह गलत हो जाएगा। ये व्रत राजस्थान के नहीं थे, बल्कि किसके थे? ये संयुक्त राजस्थान। संयुक्त राजस्थान का निर्माण कब होता है? 18 अप्रैल 1948 को क्या बने थे? ये राजस्थान के, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री बने थे। जबकि व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे? व्रत राजस्थान के प्रधानमंत्री हीरालाल शास्त्री थे साथियों। हीरालाल शास्त्री थे। और ये जो व्रत राजस्थान है, इसका निर्माण कब होता है? 30 मार्च 1949 को। और इनके प्रधानमंत्री कौन थे? हीरालाल शास्त्री। और संयुक्त राजस्थान के कौन हो जाएंगे? माणिक्यलाल वर्मा। जो कब हुआ था? 18 अप्रैल 1948 को निर्माण हुआ था। संयुक्त यानी पहले तो कौन सा होता है? संयुक्त, फिर उसके बाद क्या बनता है? व्रत। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा अपना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना, ये यहाँ संयुक्त और व्रत की वजह से कंफ्यूज करने वाला सवाल है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? जो चिड़ावा की गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? सरदार हरलाल सिंह, सेठ घनश्याम दास बिड़ला, मास्टर प्यारेलाल गुप्ता, राधा कृष्ण बोहरा। तो कौन हो जाएंगे? चिड़ावा के गांधी के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। कौन थे? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मास्टर प्यारेलाल गुप्ता ये मूल रूप से कहाँ से आए थे? अलीगढ़ से। कहाँ से आए थे? अलीगढ़ से। 1922 में 1922 में इन्होंने चिड़ावा कहाँ पड़ता है? झुंझुनू। चिड़ावा कहाँ पड़ता है? झुंझुनू के अंदर इन्होंने अमर सेवा समिति, कौन सी? अमर सेवा समिति की स्थापना की थी। कब की थी? 1922 में। और अमर सेवा समिति की स्थापना करके इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वहाँ पे जो कार्य किए थे, एक तो किया था शिक्षा का प्रसार। किसका प्रसार? शिक्षा का प्रसार। और लोगों के बीच में स्वदेशी वस्तुओं का क्या किया था? बढ़ावा दिया था। शराबबंदी, विदेशी कपड़ों का क्या किया था? बहिष्कार। यानी कुल मिलाकर इन्होंने गांधीवादी विचारों का, किनका? गांधीवादी विचारों का क्या किया था? गांधीवादी विचारों को बढ़ावा दिया था। इसी कारण इनको क्या कहते हैं? इनको चिड़ावा के गांधी कहते हैं। ठीक है ना, चिड़ावा के गांधी इनको कहते हैं। किनको? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? साथियों, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि राजस्थान का अधिकांश भाग निम्न में से किस रेखा के उत्तर में स्थित है? तो राजस्थान से कौन सी रेखा टच करती है? भूमध्य रेखा नहीं, ये तो 0 डिग्री अक्षांश होती है। मोहन रेखा, ये तो मोहन रेखा, ये तो 1914 में, मतलब गुलामी के टाइम पे अंग्रेजों ने क्या किया था? भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? मोहन रेखा। ये तो उसी टाइम खींची थी। और कर्क रेखा, ये कितनी होती है? ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा होती है साथियों। ये कौन सी होती है? 23.5 उत्तरी अक्षांश। ये राज्य के दक्षिणी छोर से गुजरती है। कहाँ से गुजरती है? दक्षिणी छोर से। जैसे मान लो यहाँ पे ये राजस्थान है, अब यहाँ से क्या करती है? ये कर्क रेखा है। कौन सी रेखा है? कर्क रेखा है। ये 23.5 डिग्री से होके गुजरती है। अब जो राजस्थान का अधिकांश भाग है ना, वो तो ऊपर उत्तर में, अपन से क्या पूछा है? उत्तर में स्थित है। तो इस कर्क रेखा के उत्तर में राजस्थान का क्या है? अधिकांश भाग स्थित है। और जो ये कर्क रेखा राजस्थान में, एक तो बांसवाड़ा, एक तो कौन सा हो गया? बांसवाड़ा, एक डूंगरपुर, एक हो गया डूंगरपुर। इन दोनों जिलों से कुछ हिस्सा इसके टच होके निकलता है। जो इसके नीचे का भाग तो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। ठीक है ना, इसके नीचे का भाग तो क्या कहलाता है? उष्ण कटिबंधीय। और ये ऊपर वाला भाग क्या कहलाता है? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र, जो कि राजस्थान का क्या है? अधिकांश भाग है। ठीक है, तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्क रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को जाना जाता है? साथियों, जहार पीर, हड़बू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी और गोगा जी। तो जहार पीर के नाम से किसे जाना जाता है? जहार पीर के नाम से किसको जाना जाता है? वो है लोक देवता अपने गोगा जी महाराज। गोगा जी महाराज को अन्य नाम से कौन कौन से इनके देखो, एक तो है जहार पीर, गोगा पीर, बागड़ पीर, एक है सांपों के देवता।
एक है सांपों के देवता। और ये जो गोगा जी महाराज है ये चौहान वंश से संबंधित है। साथ ही इन्होंने किनसे युद्ध किया था? गोगा जी ने किनसे युद्ध किया था? महमूद गजनवी से। किसे किया था? गजनवी से। गजनवी से युद्ध किया था और गजनवी ने इनको क्या दी थी? जहार पीर की संज्ञा दी थी। क्यों? क्योंकि युद्ध में ऐसे देखने में ऐसे लग रहे थे कि साक्षात देवता ही क्या कर रहे हो, जैसे युद्ध कर रहे हो। और साक्षात देवता, इस जहार पीर का मतलब ही क्या होता है? साक्षात देवता। ठीक है। और ये जो हड़बूजी है, हड़बूजी को क्या कहते हैं? हड़बूजी है, हड़बूजी को एक तो इनको कहते हैं ऊँटों के देवता और एक गोरक्षक। ठीक है। और रामदेव जी को रामसा पीर और टूनीचारा धनी। ठीक है। देवनारायण जी, ये देवनारायण जी ये विशेष रूप से एक तो औषधि शास्त्र के कहता है कौन? देवनारायण भगवान। और एक इनको क्या कहते हैं? विष्णु का अवतार। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, विष्णु का अवतार किसको? देवनारायण को। और गोगा जी, गोगा जी महाराज को क्या कहते हैं? जहार पीर। ठीक है। सांपों के देवता और जहार पीर। और एक क्वेश्चन आता है, आप कमेंट में बताना, लक्ष्मण का अवतार किसे कहा जाता है? एक तो लक्ष्मण का अवतार और एक कृष्ण का अवतार। लक्ष्मण का अवतार और एक कृष्ण का अवतार कौन से संत या देवता है? ये दो क्वेश्चन है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो अपना राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? गोगा जी महाराज जहार पीर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है? अलवर क्षेत्र में कौन सी लोक देवी हो जाएगी? सुगाली माता, सचियाई माता, जिलानी माता, लटियाला माता। तो कौन सी हो जाएगी अलवर क्षेत्र की? अलवर क्षेत्र की हो जाएगी अपनी जिलानी माता। कहाँ पे हो जाएगी? अलवर। अलवर में एक स्थान पड़ता है बहरोड़। कौन सा पड़ता है? बहरोड़। बहरोड़ अलवर के अंदर जिलानी माता का स्थान है। और सचियाई माता, ये सचियाई माता है, ये कहाँ पड़ती है? ओसिया जोधपुर। और ये परमार वंश की कुलदेवी है। कौन सी? सचियाई माता। और सुगाली माता, सुगाली माता आवापाली, यानी ये 1857 की क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत रही है। कौन सी? सुगाली माता। आवा के कौन थे? ठाकुर कुशाल सिंह की माता। ठीक है। और ये क्या नाम से? लठियाल माता। ये कहाँ पे है? लठियाल माता, ये पलौदी जोधपुर में पड़ती है। कहाँ पे पड़ती है? पलौदी जोधपुर में। तो अलवर बहरोड़ के अंदर कौन सी माता हो जाएगी? जिलानी माता। ठीक है ना, जिलानी माता। ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ पे हो जाएगा? मल्लीनाथ जी का मंदिर राजस्थान में कहाँ पे हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में, नंगला जाज भरतपुर में, सत्थू गांव जालौर में, पांचोटा गांव जालौर में। तो कहाँ पे हो जाएगा? मल्लीनाथ जी का मंदिर तिलवाड़ा बाड़मेर में। कहाँ पे हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर में मल्लीनाथ जी का मंदिर हो जाएगा। और यहाँ पे नंगला जाज भरतपुर में किसका मंदिर है? नंगला जाज देव बाबा। कौन से? देव बाबा। ठीक है ना, देव बाबा। ये ग्वालों एवं गुजरों के आराध्य देवता है। और सातू गांव पत्ता जी का, पत्ता जी हो जाएंगे। और मल्लीनाथ जी पांचोटा गांव, यहाँ पे कौन हो जाएंगे? मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी। और ये जो मल्लीनाथ जी है, इनको क्या कहते हैं? ओरण देवता। क्या कहते हैं? ओरण देवता। अब ये ओरण क्या होता है? इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए। ओरण एक तरह से किसी देवी या देवता को समर्पित पवित्र संरक्षित वन भूमि होती है साथियों, जहाँ पे गांव के लोगों द्वारा इन देवताओं या देवियों के नाम पर पेड़ पौधों को काटने या शिकार करने आदि का क्या किया जाता है? संरक्षण किया जाता है, यानी उस वनस्पति को वहाँ से बचाया जाता है। और साथ ही जो वो जो क्षेत्र होता है उसको इन्हीं देवी देवताओं के नाम पे रखा जाता है। और राजस्थान में अलग अलग जगह इस ओरण स्थान को क्या नाम दिया जाता है? जैसे एक तो ओरण को क्या कहते हैं? जैसे कहते हैं बनी हो गई, एक तो हो गई बनी, बनी, भाग, बाग बोल देते, देवभूमि बोल देते थे, दोराई, मालवन। ठीक है ना, ये किसके नाम है? ये ओरण भूमि के नाम है। अब जैसे राजस्थान में तेजाजी महाराज है, तेजाजी महाराज की कर्मस्थली कहाँ पे? बांसी दुगारी। अब बांसी दुगारी जहाँ पे एक सरोवर के नीचे जो तलहटी में बाग है ना, वो एक तरह से ओरण भूमि है। अब सरकार द्वारा उसका क्या किया जा रहा है? संरक्षण किया जा रहा है। ठीक है ना, तो उसके अंदर, उस बाग के अंदर जड़ी बूटियाँ, पेड़ पौधे, हर तरह की वनस्पति पाई जाती है, जिसका क्या किया जाता है? कुल मिला के एक संरक्षण और पवित्र स्थान होता है। क्या? संरक्षण और पवित्र स्थान होता है, उसी को क्या कहते हैं? ओरण भूमि। ठीक है ना। और ये आकार प्रकार इसके नाम से भी इसमें क्वेश्चन पूछते हैं कि राजस्थान में सबसे बड़ा ओरण भूमि क्षेत्र कहाँ पे है। ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ हो जाएगा? तिलवाड़ा बाड़मेर। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से त्योहार, कौन सा त्योहार होली के लगभग एक पखवाड़ा, यानी पखवाड़ा यानी 15 दिन बाद में मनाया जाता है? होली के 15 दिन बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गुड़ला, अक्षय तृतीया, गणगौर और तीज।
तो होली के 15 दिन बाद मनाई जाने वाला त्यौहार कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा अपना गणगौर। गणगौर को विशेष रूप से कब मनाते हैं? चैत्र शुक्ल शुक्ल तृतीया। चैत्र शुक्ल तृतीया से, यानी ये होली के 15 दिन बाद 16 से 18 दिन तक चलता है। कौन सा त्यौहार? गणगौर। और महिलाएं क्या करती है? शिव और गौरी की पूजा करती है, यानी शिव पार्वती को समर्पित त्यौहार है साथियों ये। और यहाँ से क्या होती है? राजस्थान में त्योहारों की क्या हो जाती है? समाप्ति हो जाती है। और ये जो तीज है ना, यहाँ से राजस्थान में त्योहारों की क्या होती है? शुरुआत होती है। तीज राजस्थान में छोटी और बड़ी दोनों प्रसिद्ध है। बड़ी तो कहाँ की प्रसिद्ध है? बड़ी तीज कहाँ की प्रसिद्ध है? भाद्र कृष्ण तृतीया को बड़ी तीज मनाई जाती है, जो कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की। और छोटी तीज श्रावण शुक्ल तृतीया को, जो कहाँ की? जयपुर की प्रसिद्ध है। और अक्षय तृतीया, ये जो अक्षय तृतीया है, ये राजस्थान में यहाँ पे इसको क्या, अबूझ सवा, यानी इस दिन राजस्थान में सर्वाधिक शादियाँ होती है, ठीक है ना। और ये गुड़ला जो त्यौहार है, गुड़ला त्यौहार कब मनाया जाता है? चैत्र कृष्ण अष्टमी। चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक, यानी ये शीतला अष्टमी से गणगौर तक मनाया जाता है। कौन सा? गुड़ला त्यौहार, ठीक है। और अक्षय तृतीया वैशाख शुक्ल तृतीया को, ठीक है ना, वैशाख शुक्ल तृतीया को। और जो होली का जो त्यौहार है ना, वो कब? फाल्गुन पूर्णिमा को मनाया जाता है। तो ये होगा अपने त्यौहार से संबंधित, और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गणगौर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस क्षेत्र में सीताबाड़ी, कौन सा? सीताबाड़ी का मेला आयोजित किया जाता है। सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे आयोजित होता है? हाडोती में, मारवाड़ में, बागड़ में और मेवाड़ में। तो सीताबाड़ी का मेला कहाँ पे हो जाएगा? ये हो जाएगा हाडोती। और हाडोती में स्थान पड़ता है अपना जिला कौन सा हो जाएगा? बारह में भी कौन सा स्थान? केलवाड़ा, ठीक है ना, केलवाड़ा के अंदर कौन सा? सीताबाड़ी का मेला बढ़ता है। और ये कब बढ़ता है? ज्येष्ठ अमावस्या, यानी मई जून के महीने में। ज्येष्ठ अमावस्या यानी मई जून के महीने में इसका आयोजन होता है। और ये एक आदिवासियों का मेला है। किसका है? आदिवासियों का मेला है, जिसे सहरिया जनजाति है, सहरिया जनजाति का क्या है ये? सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। कौन सा? सीताबाड़ी का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? नृत्य रत्न कोश की रचना किसने की? बहुत ही फेमस रचना है साथियों ये। कुंभा ने, मंडन ने, सोम ने, जगजीवन भट्ट ने। तो नृत्य रत्न कोश की रचना करने वाले कौन हो जाएंगे? मेवाड़ नरेश महाराणा कुंभा। कौन हो जाएंगे? महाराणा कुंभा, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएंगे। महाराणा कुंभा महान संगीतकार एवं विद्वान थे साथियों। और इन्होंने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है इनसे, इनके बहुत ही फेमस ग्रंथ है इनके, 2-3-4 ग्रंथ है। जैसे एक तो हो गया संगीत राज, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध, नृत्य रत्न कोश। ये किसके ग्रंथ है? महाराणा कुंभा के। कौन कौन से? संगीत राज, रसिक प्रिया, सुधा प्रबंध और नृत्य रत्न कोश आदि ग्रंथों की रचना किसने की थी? महाराणा कुंभा ने। ये महान संगीतकार एवं विद्वान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी एवं उनके कार्यस्थल के संबंध में निम्नलिखित में से गलत युग्म को पहचानिए साथियों। यहाँ पे गलत युग्म कौन सा है? कौन थे? स्वतंत्रता सेनानी और उनके कार्यस्थल। स्वतंत्रता सेनानी हो गए बाल मुकुंद बिस्सा, उदयपुर रियासत, जयनारायण व्यास, जोधपुर रियासत, रघुवर दयाल गोयल, बीकानेर रियासत, और हीरालाल शास्त्री, जयपुर रियासत। तो हीरालाल शास्त्री, रघुवर दयाल गोयल बीकानेर, और जयनारायण व्यास जोधपुर, ये तीनों तो सही है। लेकिन ये बाल मुकुंद बिस्सा उदयपुर में नहीं है। ये कहाँ पे है? ये कहाँ पे है? उदयपुर में नहीं होगा, ये जोधपुर रियासत से संबंधित है साथियों। जोधपुर कहाँ से हो जाएंगे? जोधपुर। तो ये गलत युग्म हो जाएगा अपना। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से विकल्प में सभी शब्द, साथियों यहाँ से अपने आप हिंदी वाले क्वेश्चन आ गए साथियों। और हिंदी वाले क्वेश्चन पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना है साथियों, क्योंकि राजस्थान जीके तो रटकर कैसे भी सही किया जा सकता है, लेकिन हिंदी वाले क्वेश्चन है ना, समझ कर ही सोल्व किए जा सकते हैं साथियों। और राजस्थान हाईकोर्ट के एग्जाम में जो हिंदी का जो वेटेज है ना, वो बहुत ज़्यादा है साथियों, यानी सिलेक्शन का आधार हिंदी वाले क्वेश्चन रहने वाले हैं। कौन सा पार्ट है? हिंदी। बादल के पर्यायवाची, तो बादल के पर्यायवाची कौन कौन से हो जाएंगे? जल्दी, जलद, मेघगन, अम्बुद, जलद, मेघगन, वारिद, जलद, मेघ, जलनिधि, मेघ, दरादर, अम्बुदी। तो बादल के पर्यायवाची यहाँ पे सारे के सारे कौन से? एक तो हो जाएंगे अम्बुद, जलद, मेघ और घन। और कौन से हो जाएंगे? जलधर, नीरद, पयोदर, वारिद और दरादर। ये किसके हो जाएंगे? ये बादल के पर्यायवाची है। लेकिन ये जल्दी, वारिदी, सिंधु, पारा, और ये किसके हो जाएंगे? ये समुद्र के हो जाएंगे साथियों, ठीक है ना, ये समुद्र के हो जाएंगे। तो अपना यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर
बी अपना क्या हो जाएगा राइट आंसर। एक बार वापस रिवाइज करते हैं, बादल के पर्यायवाची कौन कौन से होते हैं? एक तो अम्बुद, जलद, मेघ, घन, जलधर और नीरद, पयोद, पयोदर, वारिद और धराधर। ठीक है ना। पारावर किसका होता है? ये समुद्र का होता है साथियों। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक प्रत्यय का अशुद्ध रूप में लगा हुआ है? यानी निम्नलिखित में से कौन से शब्द में एक प्रत्यय अशुद्ध रूप में लगा हुआ है, यानी एक प्रत्यय का सही तरीके से प्रयोग कहाँ पे नहीं हुआ? नैतिक शब्द में, सामाजिक में, रासायनिक में और ऐतिहासिक में। साथियों यहाँ पे नैतिक, सामाजिक, रासायनिक, इनमें एक प्रत्यय का बिल्कुल सही रूप में प्रयोग हुआ है, लेकिन ऐतिहासिक में एक प्रत्यय का सही रूप में प्रयोग नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये शब्द गलत है। कैसे? ऐतिहासिक शब्द में क्या कौन सा प्रत्यय लगा? एक प्रत्यय, लेकिन ये शब्द गलत है। इसका क्या बनेगा? ऐतिहासिक। कैसे बनेगा? ऐतिहासिक, ऐतिहासिक ये बनेगा। इतिहास प्लस ऐतिहासिक, ये अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और नैतिक का क्या बनेगा? इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक, नीति प्लस एक नैतिक, समाज प्लस एक सामाजिक और रसायन प्लस एक रासायनिक। वैसे एक शब्द बन जाएगा अर्थ प्लस एक आर्थिक। ठीक है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा अपना सही? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कु उपसर्ग से बना देशज शब्द है। यहाँ पे कु उपसर्ग से बना देशज शब्द कौन सा? यानी स्थानीय या ग्रामीण बोलियों से उत्पन्न शब्द क्या कहलाते हैं? देशज शब्द कहलाते हैं। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा देशज शब्द? कुचेला, कुकर्म, कुरूप और कुप्रबंध। तो कौन सा हो जाएगा? कुचेला। कुचेला शब्द क्या है? एक देशज शब्द है। कु प्लस चेला, कुचेला। ठीक है ना। और बाकी जैसे कु प्लस कर्म, कुकर्म, कु प्लस रूप और कु प्लस प्रबंध, कुप्रबंध, ये तीनों क्या है? ये तत्सम है साथियों। ये तत्सम हो जाएंगे। तत्सम शब्द यानी संस्कृत से आए हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुणवाचक विशेषण है साथियों। यहाँ पे गुणवाचक विशेषण कौन सा हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या संज्ञा के गुण या विशेषता को बताने वाला शब्द क्या होता है? गुणवाचक विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बलवान, सात, अधिक और उभय। तो यहाँ पे बलवान शब्द क्या है? संज्ञा की विशेषता बता रहा है नहीं। जैसे कोई व्यक्ति है वो बलवान है, तो किसी व्यक्ति की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। तो जैसे पांडवों के अंदर सबसे बलवान शक्तिशाली कौन थे? भीम। तो उसकी विशेषता क्या हो गई? भीम की विशेषता हो गई ना बलवान। तो ये क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और बाकी जैसे सात, ये क्या है? ये संख्यावाची है। और अधिक, ये परिमाणवाचक हो जाएगा। और उभय, ये एक तरह से अव्यय के रूप में या गुणवाचक के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन ये दो संख्याओं को एक साथ दर्शाता है ना, उभय, ए बी दोनों, तो ये अव्यय के रूप में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बलवान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से कौन से वाक्य में निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। हम आज विद्यालय नहीं जाएंगे, मैं आप ही यहाँ से चला जाता हूँ, आप पुनः दर्शन कब दोगे, कोई जा रहा है। अब यहाँ पे निजवाचक सर्वनाम अपन को बताना है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? मैं आप ही यहाँ से चला जाता हूँ। यहाँ पे जो ये आप शब्द है, ये जो आप शब्द है, ये किसके लिए आया है? स्वयं के या खुद के लिए प्रयोग हो रहा है यहाँ पे। यानी स्वयं या खुद के लिए जो प्रयोग होता है वो निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। ठीक है ना, निजवाचक सर्वनाम। और जैसे ये यहाँ पे हम है, हम ये क्या है? ये पुरुषवाचक है। आप, ये इसमें आप किसके लिए प्रयोग हुआ है? ये मध्यम पुरुष, यानी सम्मान देने के कारण किसमें हो जाएगा ये? आप पुनः दर्शन कब दोगे, सम्मान वाली बात हो रही ना। तो ये किस में चला जाएगा? मध्यम पुरुष में। और कोई जा रहा है, यानी ये तो क्या हो जाएगा? कोई, यानी अनिश्चय है ना, अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनिश्चय सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। निजवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बाल का पर्यायवाची शब्द है। क्या शब्द दे रखा है? बाल। बाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा है इनमें से? कुछ, मरकट, अलग और रैन। तो बाल का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा अलग। और बाल के पर्यायवाची एग्जाम में बहुत सी बार पूछे गए हैं, तो इसके और भी पर्यायवाची देखते हैं। जैसे एक तो क्या हो गया? अलग, और एक कौन सा हो जाएगा? अलग और केस। एक हो जाएगा केस, केस, और एक कच। कच भी बाल का होता है। कुंतल, कुंतल, और रोम, रोम, और एक शिरोरुहु, शिरोरुहु, इसको बहुत ज़्यादा पूछते हैं, शिरोरुहु। तो बाल के कौन कौन से हो गए? अलग, केस, कच्च, रोम, कुंतल और शिरोरुहु। ये किसके हो जाएंगे? बाल के। और ये कुछ किसका है? ये स्तन, स्तन, उरोज, वक्ष, उर, छाती। ठीक है। और मरकट, मरकट को तो सभी जानते हैं। मरकट किसके होते हैं? बंदर, बंदर, कपि, वानर, शाका मृग, यानी शाखाओं पे रहने वाला मृग। ठीक है। और रैन, रैन को तो सभी जानते हैं। रैन, रात्रि,
रात, रजनी, निशा, यामिनी, ये किसके होते हैं? रात्रि के। जैसे रात, अलक, बादल, आग, पानी, इनके पर्यायवाची एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, तो इनको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोना राजेश को पत्र नहीं भेजती, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का रूप है। सोना राजेश को पत्र नहीं भेजती, क्वेश्चन क्या कर रहा है? सोना राजेश को पत्र नहीं भेजती, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया बतानी चाहते हो यहाँ पे, तो कौन सी हो जाएगी? अपूर्ण, द्विकर्मक, प्रयाणार्थक और अकर्मक। तो कौन सी क्रिया का हो जाएगा ये? यहाँ पे सोना तो क्या है? ये तो हो गया कर्ता, ठीक है ना, ये तो हो गया कर्ता। और राजेश को, ये क्या हो जाएगा? ये भी एक तरह से कर्म में, ठीक है ना, कर्म। और पत्र क्या हो जाएगा? ये भी कर्म, यानी दो कर्म हो गए यहाँ पे। और भेजती है, या क्या हो जाएगी? क्रिया, ठीक है ना, ये हो जाएगी क्रिया। अब यहाँ पे दो क्रम आ गए, तो जिस भी वाक्य में अगर दो क्रम आ जाते हैं, यानी द्विकर्मक हो जाए, तो वाक्य हमेशा क्या होता है? सकर्मक। तो ये कौन सा हो जाएगा? द्विकर्मक, ठीक है ना, इसको द्विकर्मक या सकर्मक वाक्य बोल सकते हैं, यानी क्रम मौजूद है। अब ये दो क्रम का क्या माजरा है? जैसे यहाँ पे दो क्रम, जैसे पहला क्रम है गौण क्रम। गौण क्रम, गौण क्रम की विशेषता क्या होती है? गौण क्रम ये एक प्राणीवाचक, यानी कोई ना कोई व्यक्ति होगा, इसमें गौण क्रम है। और जैसे राजेश, इसको क्वेश्चन कैसे, जैसे किसी नहीं भेजती, तो उत्तर क्या आएगा? राजेश। तो क्या हो जाएगा? गौण क्रम, जो कि क्या होता है? एक प्राणीवाचक। और मुख्य क्रम क्या होता है? कोई ना कोई वस्तु होती है, यानी निर्जीव होता है, वस्तुवाचक होता है। तो इसको कैसे निकालेंगे? क्या नहीं भेजती, तो उत्तर क्या आ जाएगा? पत्र। तो ये क्या होगा? ये मुख्य क्रम हो जाता है, ठीक है। तो दो क्रम यानी द्विकर्मक, और द्विकर्म होंगे तो जाहिर सी बात है क्रिया सकर्मक होगी। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? द्विकर्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरे श्याम घर जाओ, वाक्य के प्रारंभ में कौन से कारक का प्रयोग हुआ है? अरे श्याम, ये वाक्य के प्रारंभ, अरे श्याम घर जाओ, वाक्य के प्रारंभ में कौन से कारक, अपन से क्या पूछा है? कारक। तो कौन सा हो जाएगा? अधिकरण, संबोधन, अपादान और करण। तो इस वाक्य में क्या हो रहा है? अरे श्याम घर जाओ, एक तरह से संबोधन हो रहा है ना, किसको? श्याम को। तो ये कौन सा हो जाएगा? संबोधन, ठीक है ना। और संबोधन का चिन्ह क्या होता है? विस्मयादि बोधक चिन्ह। कौन सा होता है? ये होता है। तो यहाँ पे विस्मयादि बोधक चिन्ह लग रहा है ना, तो ये किस में चला जाएगा? संबोधन कारक में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय शब्द में कौन सा समास है? जो पुस्तकालय शब्द है, इसमें कौन सा समास है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुव्रीहि समास। तो कौन सा हो जाएगा पुस्तकालय शब्द में? इसका समास विग्रह क्या होगा पुस्तकालय का? ये तो सामासिक पद हो गया। अब इसका समास विग्रह क्या होगा? पुस्तक का आलय या पुस्तकों के लिए आलय, यानी दो तरह से हो सकता है, एक तो पुस्तक का आलय या पुस्तकों के लिए आलय। यानी काके की परसर का क्या हो रहा है? यहाँ पे लोप हो रहा है ना, तो ये किस में चला जाएगा? तत्पुरुष। और तत्पुरुष में भी कौन सा? संबंध। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर? तत्पुरुष समास या तत्संबंध तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के भेद होते हैं ना, ठीक है। तो ये परसर्ग के हिसाब से चलते हैं, तो इसमें काके की यानी संबंध निकल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखली में सिर दिया तो मूसलों का क्या डर? लोकोक्ति का अर्थ है, कौन से? ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर? मूर्खों के साथ मित्रता करने पर हानि होती है, मुसीबतों से घबराना किसी भी प्रकार से उचित नहीं है, ओछे व्यक्ति किसी को लाभ नहीं पहुंचा सकते, कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं। तो कौन से हो जाएंगे इसमें? यानी एक तरह से ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, तो इसका बिल्कुल सटीक अर्थ क्या हो जाएगा? कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन ही करने पड़ते हैं, ये हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जैसे इसको उदाहरण के तौर पे अपन देखते हैं तो कैसे होता है, जब आप जैसे किसी जानबूझकर कोई व्यक्ति मुश्किल में या जोखिम भरा काम शुरू कर देते हैं, तो उसमें आने वाली बाधाओं से कठिन ना ही उसको घबराना नहीं चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए? दृढ़ निश्चय या धैर्य से उनका क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए। क्या करना चाहिए? सामना करना चाहिए, ठीक है। तो इसका कठिन काम शुरू करने पर कष्ट तो सहन करने ही पड़ते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है? पढ़ते हैं, पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से सु उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? सु उपसर्ग युक्त शब्द ढूंढना है अपन को। सुख, सुप्त, स्वागत और सुंदर। तो कौन सा हो जाएगा? यहाँ पे सुख पूरा का पूरा एक शब्द है, यानी इसको तोड़ नहीं सकते। सुंदर पूरा शब्द है, इसको भी तोड़ नहीं सकते। और ये भी सुप्त भी क्या है? पूरा का पूरा, इसको भी तोड़ नहीं सकते। लेकिन सु प्लस आगत यह टूट रहा है, तो यहाँ पे कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सुआगत, ठीक है ना। सु प्लस आगत से क्या बन जाएगा? सुहागत। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सु उपसर्ग का बिल्कुल सही प्रयोग हुआ है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव शब्द है? साथियों यहाँ पे तद्भव शब्द ढूंढना है। क्षण, शीर, खीर और खटवा। तो कौन सा हो जाएगा? क्षण, शीर, खीर और खटवा, इनमें से तद्भव ढूंढना है साथियों। तद्भव, तद्भव शब्द यानी कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? तद्भव शब्द हो जाएगा यहाँ पे खीर, खीर, ठीक है ना। ये कौन सा हो जाएगा? तद्भव। और खीर का तत्सम का क्या बन जाएगा? इसका तत्सम बन जाएगा कौन सा? शीर, ये शीर,
ये वाला शीर, ये इसका तत्सम बन जाएगा। और क्षण का, क्षण क्या है, ये तत्सम है तो इसका तद्भव क्या बनेगा, क्षण का छिन्न, छिन्न, ठीक है, छिन्न, छिन्न मतलब पल भर, ठीक है। और खाट, खाट किसका हो जाएगा, खटवा का, खाट क्या है, तद्भव है, और खटवा क्या है, तत्सम है, ठीक है ना, ये तत्सम है। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपना राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खीर का क्या हो जाएगा, सीर, ठीक है ना, सीर इसका मतलब क्या होता है, दूध। तो ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्या है, तद्भव शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जरा शब्द का विलोमार्थक शब्द है। विलोमार्थक मतलब विलोम अर्थ देने वाला शब्द कौन सा है, जरा, जरा यानी क्या होता है, बूढ़ा, और बूढ़ा का उल्टा क्या होना चाहिए, जवान, और जवान को क्या कहते हैं, यौवन, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यौवन, यौवन यानी जवान, युवा अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पुरुष, निम्नलिखित में से पुरुषवाचक सार्वनाम कौन सा नहीं है। यहाँ पे नहीं है पूछा है, पुरुषवाचक सार्वनाम नहीं है, कौन सा नहीं है, मैं, वह, उन्होंने और तुम। तो इसी को छोड़ के सारे क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। जबकि इन्होंने तो क्या है, एक तरह से ये, यह, वह सर्वनाम शब्दों का एक बहुवचन रूप होता है साथियों, कौन सा, इन्होंने, ठीक है। लेकिन ये कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा, मैं, ये हो जाएगा उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष में कौन कौन से आते हैं, तो मैं, हम, और मध्यम पुरुष में कौन सा आता है, मध्यम पुरुष में आता है तुम, तू, तुम, आप, ये मध्यम पुरुष हो गया। और ये किस में चला जाएगा, अन्य पुरुष में, वह और वे, ठीक है ना। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से संकेतवाचक विशेषण, कौन सा संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है। किस वाक्य में संकेतवाचक विशेषण का प्रयोग हुआ है, हमें अच्छी पुस्तकें पढ़नी चाहिए, यह घर रमेश का है, हरि के पास बहुत पैसा है, बाजार में विदेशी माल की भरमार है। तो संकेतवाचक वाचक विशेषण का प्रयोग कहाँ किस में हुआ है, संकेतवाचक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण, ये कितने तरह के होते हैं, एक तो निश्चयवाचक जैसे यह वह, और एक अनिश्चयवाचक जैसे कोई कुछ, ठीक है ना। ये क्या होते हैं, संकेतवाचक। तो यह कहाँ पे आया, ऑप्शन नंबर बी, यह रमेश का घर है, संकेत कर रहा है ना, यह वह, ये वे, ये शब्दों द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु की ओर इशारा या संकेत किया जाता है, वो क्या होता है, संकेतवाचक विशेषण। अब यहाँ पे यह घर, ये जो घर है ना, इसकी तरफ क्या कर रहा है, इशारा हो रहा है। तो ये व्यक्ति वस्तु आदि हो सकती है जिसकी तरफ अपन क्या करते हैं, इशारा करते हैं। तो यह शब्द क्या है, यह, तो ये क्या हो जाएगा, ये एक संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संकेतवाचक विशेषण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहर यानी मोर, मोर छत पर नाचता है, वाक्य क्या है, मोर छत पर नाचता है। वाक्य में प्रयुक्त क्रिया का प्रकार कौन सा हो जाएगा, दया निर्माण, यहाँ पे ऑप्शन मिस प्रिंट है साथियों। तो मोर छत पर नाचता है, इसमें प्रयुक्त क्रिया कौन सी हो जाएगी, इसमें प्रयुक्त क्रिया मोर क्या है, यहाँ पे मोर क्या है, कर्ता, और छत क्या है, यहाँ पे स्थान, क्या हो जाएगा, स्थान, ठीक है ना, ना कि कर्ता, कर्ता ना कि क्रम, क्रम क्या है, यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, यहाँ पे क्रम है ही नहीं। और नाचता है क्या हो जाएगी, क्रिया, क्या हो जाएगी, क्रिया। तो किसका उदाहरण हो जाएगा, ये हो जाएगा अकर्मक, यानी इसमें, इस वाक्य में कर्म नहीं है, तो क्या कौन सी क्रिया हो जाएगी, यहाँ पे अकर्मक क्रिया। यहाँ पे इस ऑप्शन में, इनमें ऑप्शन क्या है, मिस प्रिंट है इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, अकर्मक क्रिया, क्या होना चाहिए, अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विलोमार्थक युग्म नहीं है, विलोम अर्थ देने वाला युग्म नहीं है। बाकी तीनों क्या है, विलोम अर्थ युग्म बना रहे हैं। तो कौन सा हो जाएगा, रथ का क्या होना चाहिए, विरत, निर्धन का निर्मल, निरामिष का सामिष, निषिद्ध का विहित। तो साथियों यहाँ पे निषिद्ध का विहित बिल्कुल उल्टा सही है, और निरामिष का सामिष ये भी सही है, और रथ का क्या होता है, विरत, ठीक है ना, रथ का क्या हो जाएगा, विरत। लेकिन यहाँ निर्धन का क्या, निर्धन यानी क्या होता है, गरीब, तो गरीब का क्या होना चाहिए, धनवान, क्या होना चाहिए, धनवान, धनी, संपन्न, ठीक है। और निर्मल का क्या होना चाहिए, निर्मल का मतलब स्वच्छ, साफ और शुद्ध होता है, तो निर्मल का क्या होना चाहिए, मलिन यानी गंदा, अशुद्ध, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, अशुद्ध, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये बेमेल हो जाएगा अपना। ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है। वर्तनी की दृष्टि से अपन को शुद्ध शब्द छांटना है यहाँ पे। तो उज्जवल और आशीर्वाद वर्तनी की दृष्टि से कौन सा सही है, किस विकल्प में उज्जवल और आशीर्वाद शब्द सही लिखा हुआ है, कौन सा लिखा हुआ है, उज्जवल, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर डी, एक तो उज्जवल ये से सही लिखता है, उज्जवल और आशीर्वाद, ये बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अपना क्या हो जाएगा, सही, आशीर्वाद और उज्जवल वर्तनी की दृष्टि से बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवरात्रि का समूह इस वाक्य का सामासिक, सामासिक पद बनेगा, यानी नवरात्रि का समूह, ये क्या है, ये समास विग्रह हो रहा है, तो इसका सामासिक पद क्या बनेगा, नवरात्रि का समूह का क्या होना चाहिए, नवरात्रा, नवरात्रि, नवरात और नवरात्रि। तो क्या बनना चाहिए इसका, इसका बनना चाहिए ऑप्शन नंबर
बी इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये और ये किसका उदाहरण हो जाएगा, द्विगु समास का। क्यों, क्योंकि प्रथम इसमें नव क्या है, संख्यावाचक पद आ गया, और बाद में किसका बोध करा रहा है, ये समूह का बोध करा रहा है, यानी नवरात्रियों का समूह क्या होता है, नवरात्रि कहलाता है, यानी इसमें कौन सा द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये क्या है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे लोकोक्ति का उपयुक्त अर्थ है, क्या हो जाएगा, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे, इसका मतलब क्या होता है, अपनों से बड़ों पर क्रोध करना, कपट व्यवहार, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, कायरतापूर्ण व्यवहार करना। तो साथियों इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, किसियानी बिल्ली खंबा नोचे इसका बिल्कुल सटीक आंसर क्या हो जाएगा, किसी बात पर शर्मिंदा होकर या लज्जित होकर क्रोध करना। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सटीक आंसर है, किसी बात पर शर्मिंदा या लज्जित होकर क्रोध करना क्या हो जाएगा, किसियानी बल्ली खंबा नोचे। यानी उदाहरण के तौर पर अपन देखते हैं, जैसे तुम स्वयं खुद परीक्षा में पास नहीं हो पाते और उसका दोष किस पे लगाते हैं, गुरुजी पर, तो इसको क्या कर सकते हैं, यानी किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध करना, ठीक है ना, गुरुजी पर दोष निकालना, यानी मेहनत खुद ने की नहीं और गुरुजी पर दोष निकालना, यानी किसी यानी बिल्ली क्या करती है, खंबा नोचे, किसी बात पर शर्मिंदा होकर क्रोध निकालना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी और पानी, एक तो शब्द है पानी और एक पानी, शब्द युग्म का अर्थ है, इस शब्द युग्म का सही सटीक अर्थ क्या होगा, दागा और पुत्र, जल तथा जलचर, जल तथा हाथ और हाथ तथा जल। तो जल तथा हाथ इसका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सटीक आंसर हो जाएगा, यानी पानी का मतलब क्या होता है, जल, और पानी का मतलब क्या होता है, हाथ। जैसे अपन पढ़ते हैं ना, क्या पढ़ते हैं, चक्र पाणी, चक्र पाणी यानी विष्णु, मतलब चक्र है जिसके पानी यानी हाथ में, ठीक है ना, कौन हो जाएंगे, विष्णु। और एक शब्द आता है वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, कौन, सरस्वती, वीणा पाणी, यानी पानी मतलब क्या होता है, हाथ होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः देशज शब्दों से युक्त है। साथियों यहाँ पे कौन सा विकल्प है जो देशज शब्दों से युक्त है, यानी देशज शब्दों का पूरे के पूरे क्या आएंगे, उस विकल्प में देशज शब्द आएंगे, उस विकल्प को अपन को ढूंढना है। कमल, कुम्हार, गाहक, झाड़ू, लोटा, थप्पड़, ठोकर, दब्बा, बहु, सास, सिंह, साग, और मयूर, बीक, पंछी और माता। तो यहाँ पे शब्द क्या पूछे अपन से, देशज पूछे, देशज शब्द कौन से विकल्प में आए, सारे के सारे देशज कौन से विकल्प में आए, ये तो एक तो हो गया लोटा, बिल्कुल देशज शब्द है, थप्पड़, ठोकर और दब्बा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी में कौन से हो जाएंगे, ये देशज शब्द हो जाएंगे अपने। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, देशज शब्द। और देशज शब्द किसे कहते हैं, ये खास देश या क्षेत्र की भाषा बोली से उत्पन्न होते हैं क्या, देशज शब्द, और सुविधा के हिसाब से इनको क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, यानी संबंधित स्थानीय संस्कृति या जीवनशैली से इनका क्या होता है, संबंध होता है, और ये अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं, ठीक है ना। अब जैसे बहुत सारे देशज शब्दों को एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, जैसे लोटा, थप्पड़, ठोकर, दब्बा, ठीक है ना। और ये कौन सा होगा, डिबिया, डिबिया को बहुत ज़्यादा पूछते, कटोरा, कटोरा को बहुत ज़्यादा पूछते, पगड़ी, जूता, टोपी, और टेस, टेस यानी टेस, टेस शब्द भी क्या है, देशज शब्द। और घोटाला, घोटाला भी क्या है, एक तरह से देशज शब्द है। नेता लोग क्या करते हैं, घोटाला, और इसको सभ्य भाषा या फॉर्मल भाषा में क्या बोलते थे, करप्शन, घोटाला को करप्शन, ठीक है ना। नेता लोग क्या होते हैं, सारे घोटालेबाज, ठीक है ना। तो ये शब्द क्या है, देशज शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी लाठी जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस वाक्य में कौन से सार्वनाम का प्रयोग हुआ है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। साथियों इसमें इस वाक्य में कौन से सार्वनाम का प्रयोग हुआ है, निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो जिसकी उसकी मतलब निजी, यानी जिसकी उसकी शब्द आ गया तो वहां पर क्या हो जाएगा, निजवाचक, कौन सा हो जाएगा, निजवाचक, कौन सा हो जाएगा इसमें, बिल्कुल निजवाचक नहीं होगा इसमें, इसमें हो जाएगा संबंध। जिसकी उसकी में क्या हो रहा है, यहाँ पे संबंध हो रहा है, निजवाचक तो स्वयं ही, खुद ही, आप ही, ये होते हैं, लेकिन संबंध जिसका उसका क्या होता है, संबंध होता है। तो यहाँ पे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबंध, संबंधवाचक सर्वनाम बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और ये क्या है, जिसकी लाठी उसकी बेस, क्या है, एक तरह की ये एक लोकोक्ति है, और इसका अर्थ क्या होता है, यानी बलवानी अपनी मर्जी चलाता है साथियों। और वर्तमान में बिल्कुल देखा भी जा रहा है क्या, कि बलवानी अपनी मर्जी चलाता है, और आजकल तो हर जगह इसको ये से उदाहरण देखने को मिलता है, कौन से, जिसकी लाठी उसकी भैंस। और हाल ही में जैसे मिस्टर ट्रंप ने क्या किया है, किसको उठाया, वेनेजुला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को। अभी वेनेजुला में उपराष्ट्रपति कौन है, डेल्सी रोड्रिग्स, ठीक है ना। अब उसने क्यों उठाया, क्योंकि वो शक्तिशाली था, इसलिए
जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये सटीक उदाहरण दिया है साथियों मैंने, ठीक है ना। तो आगे चलते, ये संबंधवाचक में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थोड़ा सा खाना खा लो। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा विशेषण बताना है अपन को, यहाँ पे विशेषण है थोड़ा सा, अंडरलाइन होना है, थोड़ा सा खाना खा लो। तो ये थोड़ा शब्द कौन सा विशेषण हो जाएगा, सार्वनामिक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और गुणवाचक। थोड़ा एक तरह से क्या है, थोड़ा एक तरह से अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण आता है, यानी खाने की क्या है यहाँ पे, अनिश्चित मात्रा है साथियों, यहाँ पे कौन सी है, अनिश्चित मात्रा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, परिमाणवाचक में भी कौन सा हो जाएगा, ये अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा साथियों। कौन सा हो जाएगा, परिमाणवाचक में दो होते हैं ना, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। तो ये कौन सा हो जाएगा, अनिश्चित परिमाणवाचक। खाने की निश्चित मात्रा नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह छत पर खड़ा है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, यहाँ पे कारक बताना है, और अंडरलाइन किसका हो रहा है, छत पर। अब छत पर किसका है, छत पर ये क्या है, आधार है क्या, छत पर ये एक स्थान है ना, स्थान है ना, किस पे खड़ा है, यानी खड़ा होने के लिए उसका आधार क्या है, छत। तो ये क्या है, एक स्थान है। अब स्थान किस में आता है, अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है, यानी मे पेपर यानी आधार। तो इसमें कौन सा कारक हो जाएगा, अधिकरण, ठीक है ना कि संबोधन, करण, क्रम, यानी आगे क्या आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर सी अधिकरण, छत पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्दों की दृष्टि से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। यहाँ पे पर्यायवाची शब्दों यानी सारे के सारे पर्यायवाची शब्द आने चाहिए, कौन से विकल्प में सही है, सारे के सारे कौन से में हो जाएंगे, जैसे सुता, तनिया, तनुजा, मेदिनी, परसुन, गुल, सुमन, मंजरी, असी, खगा, चंद्रहास और नपचर, चतुरपटु, सलील और सदन। तो यहाँ पे बिल्कुल सही, सुता, तनिया, तनुजा, सुता, तनिया, तनुजा, ये तो किसके हो जाएंगे, पुत्री के हो जाएंगे, किसके हो जाएंगे, लड़की या पुत्री के। लेकिन ये जो मेदिनी है ये किसका हो जाएगा, ये धरती का हो जाएगा साथियों, किसका हो जाएगा, धरती का। तो ये गलत हो गया अपना। परसुन, गुलसुमन और मंजरी, ये क्या है, बिल्कुल सही है। और एक कुसुम भी होता है, कुसुम फूल का क्या होता है, कुसुम, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल अपना क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और असी, खगा, चंद्रास, ये किसके, तलवार के, ठीक है। और नवचर किसके हो जाएंगे, ये पक्षी का हो जाएगा। और चतुरपटु ये किसके हो जाएंगे, दोनों ये हो जाएंगे चालाक बुद्धिमान के, ठीक है। और सलील का मतलब जल, और सदन, सदन यानी घर, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल सारे अभिन्न है, लेकिन यहाँ पे सारे के सारे सही कौन से हैं, ऑप्शन नंबर बी, परसुन, गुल, सुमन, मंजरी। ये फूल, पुष्प, कुसुम, परसुन, गुल, सुमन, मंजरी किसके होते हैं, फूल के पुष्प होते हैं ये। तो अपना राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेरा विद्यालय है। वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा सर्वनाम है, वह, यहाँ पे वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, वह मेरा विद्यालय। वाक्य क्या है, वह मेरा विद्यालय, इसमें अंडरलाइन किसके है, वह के। तो वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, संबोधन, करण, अधिकरण और क्रम। तो वह क्या हो जाएगा, किसी निश्चित वस्तु विद्यालय की ओर संकेत कर रहा है ना वह। तो ये कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसमें ये ऑप्शन है नहीं साथियों, ठीक है ना। इसमें ये ऑप्शन क्या है, मिस प्रिंट है, ठीक है ना। निश्चयवाचक अपन को क्या पूछा है, और ये क्या है, ये तो कारक है। अपन को क्या बताना है, इसमें सर्वनाम बताना है। तो वह सर्वनाम किस में आ जाएगा, ये निश्चयवाचक सर्वनाम में। तो इसका सही क्या हो जाएगा, निश्चयवाचक, ठीक है ना, निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। राम रवि से पूछता है, शीला सब्जी मंगवाती है, मोहन मीठा बोलता है, कुछ का व्यवहार ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे कुछ का व्यवहार वैसा ही होता है। यहाँ पे एक शब्द है मीठा, ठीक है ना, मीठा, मोहन मीठा बोलता है, यानी मीठा शब्द एक विशेषण है, क्योंकि ये बोलना क्रिया की क्या है, विशेषता बता रहा है। विशेषता क्रिया क्या है, विशेष्य, और विशेष्य की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, विशेषण। तो यहाँ पे मीठा किसकी विशेषता बता रहा है, यानी बोलना यानी क्रिया की, मीठा कैसे बोलता है, मीठा बोलता है। तो विशेषण क्या हो जाएगा, यहाँ पे मीठा। तो अपना राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अड़ियल, मरियल, सड़ियल शब्दों में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। अड़ियल, मरियल, सड़ियल तीन शब्द दिए हैं, इनमें से कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। ल प्रत्यय, यल प्रत्यय, ईल प्रत्यय और इल प्रत्यय। तो किसका हो जाएगा यहाँ पे, सड़ियल मरियल में इसमें ईल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। किसका हुआ है, ईल प्रत्यय का। ऑप्शन नंबर सी अपना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ईल प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। कैसे हुआ है, ये अड़ना, मरना, सड़ना, ये क्या है, क्रिया है। तो इनसे जैसे अड़ प्लस ईल क्या बन जाएगा, अड़ियल, जिद्दी अड़ने वाले आदमी के लिए। और मर प्लस मरियल, मर क्या है, क्रिया, और ईल मतलब प्रत्यय। तो इसका शब्द क्या बन जाएगा, मरियल यानी कमजोर, मरने जैसा। और सड़ियल यानी सड़ प्लस ईल, सड़ियल यानी सड़ना या सड़ा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ईल प्रत्यय का। और ये ईल जो प्रत्यय है ना, ये ईल जो प्रत्यय है ना, ये कौन सा है, कृत प्रत्यय है। कृत प्रत्यय का मतलब ये धातु, धातु यानी क्रिया, क्रिया के साथ प्रयोग है।
क्रिया के साथ इसका क्या होता है, योग होता है। और तद्धित प्रत्यय किसके, संज्ञा के साथ में, ठीक है ना। ये याद रखने वाली चीजें हैं। कृत प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं, क्रिया के साथ, और तद्धित संज्ञा के साथ। तो यहाँ पे क्रिया कौन सी है, अड़ना मरना सड़ना, ये क्या है, क्रिया है। इनके साथ में अड़ियल प्रत्यय का बिल्कुल सटीक प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ बैल मुझे मार, मुहावरे का उचित अर्थ है साथियों। और ये घटना तो शायद सभी के जीवन में आती है। आ बैल मुझे मार, मुहावरा है साथियों ये। इसका उचित अर्थ क्या होगा, फटे में टांग देना, बैल को मारना, किसी बात का झूठा प्रचार करना, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। साथियों यहाँ पे कंफ्यूज मत आना, ये आ बैल मुझे मार, इसका सटीक आंसर क्या हो जाएगा, जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। अपन क्या करते हैं, जैसे बचपन में छोटे थे ना, तो जानबूझकर किसी चीज़ में हाथ डाल देते हैं, तो वो क्या होती थी, एक परेशानी वाली बात हो जाती थी। ऐसे समझदार लोग भी क्या करते हैं, जैसे मान लो कोई उदंडी बच्चा है, वो सड़क के किनारे जा रहा है, वहाँ पे कोई कुत्ता बैठा हुआ है, तो उसने क्या किया, पत्थर उठाए, कुत्ते को मार दिया। कुत्ता क्या करेगा, उसके पीछे पड़ जाएगा। तो उसी को कहते हैं कि आ बैल मुझे मार। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, जानबूझकर उसने क्या किया था, पत्थर मारा था, और फिर उसको क्या हो गई, मुसीबत में वो खुद पड़ गया। तो जानबूझकर मुसीबत में पड़ना। और ये जीवन में बचपन से शुरुआत हो जाती है, ठीक है ना। छोटा बच्चा अनचाही चीज़ों में हाथ डालता रहता है ना, तो वो भी एक जानबूझकर मुसीबत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध वाक्य कौन सा है। यहाँ पे शुद्ध वाक्य वाला ऑप्शन अपन को क्या करना है, ढूंढना है। शुद्ध वाक्य, तुम और मैं खाऊंगा, तुम और मैं ही खाऊंगा, तुम और मैं खाएंगे, तुम और मैं खाऊं। तो कौन सा हो जाएगा इसमें सही, इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा अपना तुम और मैं खाएंगे। कौन सा हो जाएगा, तुम और मैं खाएंगे। ऑप्शन नंबर सी अपना यहाँ पे क्या है, बिल्कुल सही है। और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जैसे हम खाएंगे, या हम दोनों खाएंगे, या तुम और मैं खाएंगे। ये बिल्कुल तीनों रूप से सही है, तो अपना यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी तीनों रूप में इसको बोल सकते हैं, कैसे, हम खाएंगे, हम दोनों खाएंगे, दो है ना, बहुवचन है ना, हम दोनों खाएंगे, तुम और मैं खाएंगे, ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन ये खाऊंगा, खाऊंगी, ये खाऊं, ये क्या है, गलत है, क्योंकि यहाँ बहुवचन आ रहा है, तो क्रिया भी किसके रूप में आनी चाहिए, बहुवचन के रूप में, जो कि बिल्कुल सही कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी में है। बाकी में गलत रूप में प्रयोग, क्रिया का गलत रूप प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पूर्णतः विलोमार्थक नहीं है, यानी विलोम शब्द का उदाहरण नहीं है। उर्वर, ऊर्ध्वागम, उत्कर्ष, अपकर्ष, उपाय, निरुपाय, उग्र का सौम्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे उग्र का सौम्य बिल्कुल सही है, उपाय का निरुपाय सही है, उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन उर्वर का ऊर्ध्वागम नहीं होता साथियों। उर्वर का मतलब क्या होता है, उपजाऊ, और उपजाऊ का मतलब उल्टा क्या होना चाहिए, अनुपजाऊ। अनुपजाऊ यानी अनुर्वर, ऊसर, एक तो होता है अनुर्वर, ऊसर, बंजर, ठीक है ना। ये इसका क्या हो जाएगा, विलोम होना चाहिए। और ऊर्ध्वागम का मतलब क्या होता है, ऊर्ध्वागम का मतलब होता है ऊपर की ओर जाना या उठना। तो इसका बिल्कुल विलोम उल्टा क्या होना चाहिए, अधोगम। अधोगम का मतलब नीचे जाना या नीचे की ओर गति करना। तो ऊर्ध्वागम का विलोम क्या होना चाहिए, अधोगम, और उर्वर का बंजर या ऊसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है। यहाँ पे देशज शब्द बताना है साथियों अपन को, हाथ, हस्त, पेट और गुण। तो यहाँ पे देशज शब्द कौन सा हो जाएगा, देशज शब्द हो जाएगा ओनली पेट। क्या हो जाएगा, पेट, ठीक है ना। देशज शब्द क्या हो जाएगा, पेट, ओनली फॉर पेट। क्या है यहाँ पे देशज शब्द है, हाथ, हस्त, गुण, ये क्या है, तत्सम शब्द है साथियों। जैसे हाथ, हाथ का देशज क्या हो जाएगा, हस्त, और गुण का क्या हो जाएगा, गुण, क्या हो जाएगा, गुण, ठीक है ना, गुण। और पेट का क्या हो जाएगा, पेट क्या है, देशज शब्द है। और इसका तत्सम क्या हो जाएगा, पेट का, इसका हो जाएगा उदर। उदर क्या हो जाएगा, उदर तत्सम बन जाएगा पेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वाक्य में करण कारक का प्रयोग हुआ है। यहाँ पे करण, करण यानी साधन, ठीक है ना। करण का मतलब क्या होता है, साधन। तो इसका प्रयोग कौन से वाक्य में हुआ है, बंदर पेड़ से कूदा, मुझे पढ़ा नहीं जाता, राम कलम से लिखता है, मृत्यु से बचना संभव नहीं है। तो यहाँ पे साधन कौन से में आ रहा है, कलम से। ये क्या है, साधन, कलम से, कलम से लिखता है। राम क्या है, करता, कलम क्या है, साधन, लिखता है क्या, क्रिया। तो राम कलम से लिखता है, यहाँ पे साधन आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा, करण। करण कारक का बिल्कुल सही उदाहरण है, ऑप्शन नंबर सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। और बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा यानी पेड़ से अलग हो रहा है, तो ये कौन किस में चला जाएगा, अपादान। अपादान का हो जाएगा, ये बिल्कुल अपादान का हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मछली के अन्य पर्यायवाची शब्द है साथियों। मछली के बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में। मछली के पर्यायवाची शब्द कौन कौन से हो जाएंगे, मीन, मत्स्य, सपरी, छात्री, जाम्बी, मकर या बामा मीन। तो कौन सा हो जाएगा, मछली के, मछली का पर्यायवाची हो जाएगा मीन, मत्स्य, सपरी, ये सपरी, ठीक है ना, सपरी। एक हो जाएगा जस, जस और मकर, मकर, ठीक है ना। ये किसके होते हैं, मछली के पर्यायवाची होते हैं। इसको याद रखना, ये एग्जाम में ना बहुत ज़्यादा पूछे गए मछली के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेष्टि शब्द का विलोम शब्द है साथियों। वेष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा,
व्यष्टि शब्द का विलोम समष्टि, समाप्ति, समन्वय और संपुष्टि। तो कौन सा हो जाएगा? व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यष्टि शब्द का विलोम हो जाएगा समष्टि। क्या हो जाएगा? समष्टि। ऑप्शन नंबर अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। व्यष्टि का मतलब क्या होता है? जैसे या तो इकाई या एकल, ठीक है। और समष्टि का मतलब एक समूह का बोध कराता है, यानी समूह, ठीक है। और एक शब्द होता है सृष्टि। कौन सा होता है? सृष्टि। ये सृष्टि है, इसका विलोम क्या हो जाएगा? सृष्टि का मतलब क्या होता है? निर्माण या रचना, और इसका उल्टा क्या होना चाहिए? प्रलय या विनाश। सृष्टि का विलोम क्या हो जाएगा? प्रलय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, समष्टि, ठीक है। तो साथियों, ये थे राजस्थान जीके प्लस सामान्य हिंदी व्याकरण से सेलेक्टेड महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनका सॉल्यूशन अपन ने बहुत ही अच्छे तरीके से देख लिया है साथियों। साथ ही क्लास को पूरा देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसे ही रेगुलर क्लास आती रहेगी और आप भी रेगुलर पढ़ाई करते रहे, क्योंकि साथियों रेगुलर पढ़ाई करने से मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, साथ ही पॉजिटिव ऊर्जा भी बनी रहती है। यदि यह क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। थैंक यू एवरीवन। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।